हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के एक बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट की। और क्योंकि यदि आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को समझना है तो हमारे इस कंसेप्चुअल वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखें। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में और चलते हैं आज के ई लेक्चर की ओर। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के लिए बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्यों होता है, क्या होता है, किस लिए मेंटेन किए जाते हैं। AS 13 का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रखूंगी और साथ ही आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्चुअल आइडिया भी दूंगी। तो गाइस चलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं यदि हम AS 13 की बात करें। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की बात करते हैं। हमारे पिछले वीडियो के लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पिछला वीडियो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ मैंने आपके सामने रखा था उसे जरूर से गो थ्रू करें। और आज जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो AS 13 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आर द एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर अर्निंग इनकम। इन्वेस्टमेंट वो संपत्तियां हैं जो किसी कंपनी द्वारा इनकम की अर्निंग के लिए रखी जाती है, यानी जिनसे इनकम अर्न होता है बाय द वे ऑफ डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में या और किसी भी रूप में हो सकते हैं। यानी वो सारी संपत्तियां जो कि इनकम अर्निंग के लिए रखी जाती हैं, चाहे वो डिविडेंड के रूप में इनकम अर्न करें, इंटरेस्ट के रूप में करें या अन्य कोई कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में करें। यहाँ मैं आपको समझा देना चाहती हूँ गाइज कि जनरली जब भी कोई कंपनी, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो यदि डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं। यदि हम बैलेंस शीट की बात करें तो डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में ऑफ कोर्स इट इज द लाइबिलिटी, तो हम यहाँ डिबेंचर्स को दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। लेकिन जब एक इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर के हिसाब से यदि हम बात करें तो यदि इन्वेस्टर एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स परचेज करता है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, तो यह उसकी एक संपत्ति होगी। ये इन्वेस्टर कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है। तो यदि यहाँ पर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो ऐसी स्थिति में वो एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स जो उसने परचेज किए हैं उसे संपत्ति के रूप में दिखाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड डिबेंचर्स। तो इस तरह से यहां पर हम ये सारा काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी हम बिल्कुल जब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो यानी हमें जो इन्वेस्टमेंट बात करनी है वो इस तरह से बात की जाएगी, हम एसेट के रूप में अपने इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग इन कंपनियों का लेखा कर रहे हैं जहां पर एसेट के रूप में इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं। इस बात को आप जरूर से ध्यान दीजिए। ये हमने डिबेंचर अकाउंटिंग जो पढ़ी थी उसकी बात थी, जहां हम डिबेंचर को लायबिलिटी के रूप में बता रहे थे। लेकिन अब हम डिबेंचर इशू करने वाली कंपनी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिबेंचर परचेज करने वाली कंपनीज के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर या डिबेंचर्स परचेज करती है। तो गाइज यदि इस तरह का कंसेप्ट जहां आपको मिलता है वहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का यूज करना होगा, यानी AS 13 आप यूज करेंगे। यहाँ एक बात मैं आपके सामने रख देना चाहती हूँ, यदि डिबेंचर्स को स्टॉक के रूप में खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, यदि शेयर्स को स्टॉक के रूप में बेचा या खरीदा जा रहा है, इफ देयर आर द वर्ड स्टॉक इन योर क्वेश्चन दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज इन पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम डिबेंचर्स या शेयर जो भी इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं वो स्टॉक के रूप में नहीं है। यदि स्टॉक के रूप में है तो AS 2 लगाइए, और यदि हम केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पर काम किया जाएगा। तो एक शॉर्ट व्यू हम लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो दो तरह से इन्वेस्टमेंट को यहाँ क्लासिफाइड किया गया है, पहला करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं।
करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जो कि 12 मंथ्स या इनसे लेस पीरियड के लिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 महीने या उससे कम की अवधि के जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में दर्शाए जाते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो ऑफकोर्स डिविडेंड इंटरेस्ट अर्निंग के लिए लगाए गए हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो किसी अर्निंग के संबंध में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं वो कि 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। डिफरेंस साफ है, 12 महीने या उससे कम की अवधि के लिए करंट इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि 12 महीने से ज़्यादा की अवधि के लिए किए गए हैं। नाउ बात करते हैं वैल्यूएशन पर। देखिए, यदि करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करना है तो वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट प्राइस या फेयर वैल्यू प्राइस दोनों में से जो भी कम हो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट हमें उस पर वैल्यू करना होगा। बट यहाँ पर वैल्यूएशन देखें तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन कॉस्ट पर किया जाता है। AS 13 में इस बात को बताया गया है जो आपको जानना और समझना आवश्यक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बड़ा AS 13 है, लेकिन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके सामने रखा। नाउ इन्हें बैलेंस शीट में किस रूप में दिखाया जाता है? इन्हें बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखाया जाएगा। एज सिंपल एज दैट, जो कि मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि हम इन्वेस्टर उस कंपनी के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जो कि शेयर और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो इन्हें एसेट साइड में दिखाया जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट के हेड में। तो इस तरह से यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का एक सिंपल आइडिया मैंने आपके सामने रखा। नाउ अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर दो बाइफिकेशन आपके सामने रख रहे हैं। वो है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट का और साथ ही वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट का। देखिए, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट और वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अब हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ ध्यान से समझिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट क्या है। हम जनरली डिबेंचर्स को इसमें क्लासिफाइड करते हैं, और डिबेंचर्स को इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर की जो इनकम है, डिबेंचर में इन्वेस्ट करने के बाद जो इनकी इनकम है वो फिक्स्ड रूप में होती है, क्योंकि डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट जो मिलता है वो एक्यूरल कंसेप्ट के बेसिस पर मिलता है। अब ये एक्यूरल कंसेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है वो 12 महीने का मिलेगा और 12 महीने के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगी, 12 मंथ के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगी उस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, और जो कि फिक्स्ड होता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, फिर भी कंपनी को ऐसे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट देना ही होगा। यानी कोई परचेजर जो कि डिबेंचर्स परचेज करता है उसका हर मंथ का इंटरेस्ट एक्यूरल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिबेंचर के संबंध में हमेशा हमें कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट की अर्निंग होगी ही, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे इनकम जनरेट होगी और ये फिक्स्ड इनकम होगी। इसे अनसर्टेन नहीं कह सकते, बिल्कुल सर्टेन कंडीशन पर काम करेंगे। लेकिन जब हम वेरिएबल इनकम की बात करते हैं जिसमें हम शेयर्स को रखते हैं, तो शेयर कभी भी एक्यूरल बेसिस पर काम नहीं करेगा, एक्यूरल इनकम बेसिस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी है कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा या नहीं। यदि कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ये परसेंट भी हमारे पास अनसर्टेन कंडीशन में रहता है। इट डिपेंड्स ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और ये जो डिसाइड किए जाते हैं वो कंपनी के जो भी संचालक डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो ये कम्प्लीटली एक्यूरल कंसेप्ट पर काम करता है, जबकि यहाँ जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो डिविडेंड एक्यूरल कंसेप्ट पर काम नहीं करता है। जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे 12 महीने का समय आएगा, यदि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी
तो इन्वेस्ट करने वाले को डिविडेंड मिलेगा, और यदि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, प्रॉफिट नहीं है, तो उस अवधि का कोई डिविडेंड नहीं होगा, 0% डिविडेंड या 0 डिविडेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन कंप्लीटली प्रॉफिट बेस्ड होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्यूरल कंसेप्ट हमारे सामने है, इस एक्यूरल कंसेप्ट को देखते हुए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दूसरे तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो ये, मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, जिसने एक्स कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हैं 1 जनवरी को। इस व्यक्ति ने डिबेंचर परचेज किए हैं 1 जनवरी को। नाउ 3 महीने पास होने के बाद बी को बेच दिए। देखिए यहाँ पर ए ने बी को ये डिबेंचर्स बेच दिए। नाउ कंपनी की पॉलिसी ये रही है कि 30 जून और 31 दिसंबर यानी 6 महीने के पीरियड पर इंटरेस्ट ड्यू होता है, यानी इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ एक कंसेप्ट फिर से आपके सामने कि 30 जून और 31 दिसंबर को जब कंपनी की इंटरेस्ट की ड्यू डेट होगी, इस ड्यू डेट पर जिस व्यक्ति के पास डिबेंचर होंगे उसी व्यक्ति को यह इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन इंटरवेलिंग पीरियड में वो डिबेंचर किसके पास चले गए, लेकिन 30 जून को जिस व्यक्ति के पास ये डिबेंचर्स हैं, 31 दिसंबर को जिस व्यक्ति के पास ये डिबेंचर्स हैं, उन्हें ही इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पर ए ने कंपनी से परचेज किए 1 जनवरी को डिबेंचर्स, लेकिन इन बिटवीन उसे पैसों की जरूरत हुई, तो क्या वह एक्स कंपनी के पास जाकर उसे अपने डिबेंचर बेचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह जाएगा कैपिटल मार्केट में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैपिटल मार्केट क्या है। हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहां पर ऑथराइज्ड कैपिटल मार्केट में वो अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकता है। मान लीजिए बी ने ये डिबेंचर्स परचेज कर लिए 1 अप्रैल को, तो ऐसी कंडीशन में बी 1 अप्रैल को डिबेंचर्स परचेज करेगा। बट इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज द कोस्ट। यहां पर कोस्ट क्या होने वाली है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ इस पीरियड के लिए डिबेंचर पर ब्याज एक्रूअल हुआ है। इस एक्रूअल इंटरेस्ट को भी ए बी से वसूलेगा। तो ऐसी स्थिति में कोस्ट क्या रहने वाली है? जो भी मार्केट प्राइस होगी स्टॉक मार्केट में, जो भी सिक्योरिटीज की मार्केट प्राइस होगी, प्लस वो अपने 3 मंथ्स का एक्रूअल इंटरेस्ट भी लेगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोस्ट प्राइस जनरेट होगी गाइस। तो ये कोस्ट प्राइस किस तरह से जनरेट हो सकती है देखिएगा, या तो हम एक्स इंटरेस्ट ले सकते हैं या फिर कम इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखिए एक्स इंटरेस्ट यदि प्राइस जनरेट की जाती है, इसका मतलब है कि वो जो प्राइस डिसाइड की गई है सेल या परचेज की, उस प्राइस में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। इफ इन्वेस्टमेंट प्राइस इज गिवन, यानी केवल इन्वेस्टमेंट की प्राइस गिवन है, तो ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहलाएगी। और ऐसी स्थिति में जब भी सेलर परचेजर को अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा, तो इस प्राइस के साथ वो इंटरेस्ट जो उसका एक्यूरल हुआ है, उस एक्यूरल इंटरेस्ट को भी लेगा। यानी यहाँ पर ये इस सेलर का हक है कि जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वो बी से वसूलेगा, तभी वो उसे अपनी सिक्योरिटी बेचेगा। क्योंकि बी के पास जब यहाँ 30 जून को कंपनी अपने इंटरेस्ट को इशू करेगी, इंटरेस्ट देगी, तो ऐसी स्थिति में बी को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्योंकि 6 महीने के लिए कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 3 महीने का इंटरेस्ट किसका रहा? क्योंकि 3 महीने सिक्योरिटीज ए के पास रही, तो ये इंटरेस्ट भी ए का होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब सिक्योरिटीज का सेल परचेज होता है, तो वहां पर उसी समय कोस्ट प्राइस में जो हमारी मार्केट प्राइस, जो इन्वेस्टमेंट की प्राइस डिसाइड होती है, उसमें इंटरेस्ट जोड़कर वसूल कर लिया जाता है। तो यदि प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है तो वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट प्राइस के साथ साथ एक्रूअल इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है तो वो कम इंटरेस्ट प्राइस होगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए ने जिसे परचेज किए हैं 12% डिबेंचर्स, 100 रुपीज का एक डिबेंचर्स है, और 1000 डिबेंचर्स परचेज किए हैं 1 जनवरी को, और उसने बी को बेच दिए हैं 103 रुपए पर
1 अप्रैल को फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए यदि हम एक्स इंटरेस्ट की बात करते हैं तो एक्स इंटरेस्ट में हमें 103 रुपए के साथ साथ उसका एक्रूअल इंटरेस्ट भी जोड़ना होगा यदि हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि हम यदि 103 को एक्स इंटरेस्ट मानते हैं तो इस 103 की प्राइस में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको 103 के साथ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। देखिए यहाँ पर आप 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स के हिसाब से यहाँ पर 3000 का इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर 103 पर डिबेंचर के साथ 3000 का टोटल इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा और उसके बाद हमारी कॉस्ट प्राइस जनरेट होगी। लेकिन कम इंटरेस्ट में क्या होगा, कम इंटरेस्ट में हम ये मान कर चल रहे हैं इस 103 में इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 103 रुपए ही होगी। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक सिंपल कंसेप्ट जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझना जरूरी है। साथ ही एक्यूरल कंसेप्ट के साथ हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की। तो इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर से देखें, और यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर से करें, और हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।